जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अल फरूक एकेडमी। आई एम डॉक्टर बैदुर रहमान। और सेकेंडरी बायोलॉजी की बुक में हमने चैप्टर नंबर 22 वेरिएशन जेनेटिक्स स्टार्ट किया हुआ है। और लास्ट टाइम हमने ब्लड ग्रुप सिस्टम की सारी डिटेल डिस्कस की थी। एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम भी पढ़ लिया, आरएच ब्लड ग्रुप सिस्टम भी पढ़ लिया, और आरएच इनकम्पैटिबिलिटी भी पढ़ ली कि मैटरनल फीटल आरएच इनकम्पैटिबिलिटी, इरिथ्रोब्लास्टोसिस फर्टाइलिस क्या होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट ना ये छोटे छोटे से दो टॉपिक्स दिए हुए हैं और जो कि छोटे हैं लेकिन इंटरेस्टिंग हैं और कॉन्सेप्चुअल हैं और बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बड़े इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट क्वेश्चंस पॉइंट ऑफ व्यू से और एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो इसको हमने देखना है कि ये एपिस्टेसिस क्या है और प्लियोट्रॉपी क्या है। एपिस्टेसिस की एग्जांपल है बॉम्बे फिनोटाइप। तो ये बॉम्बे फिनोटाइप कोई अलग से टॉपिक नहीं है, बल्कि ये एपिस्टेसिस की ही एग्जांपल है। तो अगर आपको अलग से पूछा जाएगा तो आप अलग से इसको डिस्क्राइब करते हैं, अगर ये पूछा जाता है तो अलग से डिस्क्राइब करते हैं। तो ये तीनों हमने पढ़नी है, एपिस्टेसिस, बॉम्बे फिनोटाइप और प्लियोट्रॉपी। हाँ जी, तो एपिस्टेसिस क्या है? एपिस्टेसिस एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें एक जीन जो कि किसी एक लोकस पर, किसी क्रोमोसोम पे पड़ी होगी, वो दूसरी जीन जो कि किसी और क्रोमोसोम की किसी और लोकस पे पड़ी हुई है, उसको काम नहीं करने देगी। उसके काम में टांग अड़ाएगी और उसके काम के साथ छेड़खानी करेगी, उसके असर को छुपा देगी। एक जीन जो कि किसी क्रोमोसोम पे है और वो किसी और लोकस पे है, लेकिन दूसरी जीन जो किसी और क्रोमोसोम के किसी और लोकस पे है, वो दूसरी वाली जीन पहली वाली जीन को काम नहीं करने देगी और ये दोनों आपस में इंटरफेयर करेंगी और एक दूसरे के काम में रुकावट डाल सकती हैं। इस इफेक्ट को, इस फिनोमिने को हम बोलते हैं एपिस्टेसिस। वो कैसे, डेफिनेशन कैसे बनेगी और ये क्या किस तरीके से होगा, देखना जरा। एपिस्टेसिस, व्हेन एन इफेक्ट कॉज्ड बाय अ जीन और अ जीन पेयर, एक जीन और जीन पेयर ने जो इफेक्ट कॉज किया है, इंटरफेयर्स विद, छेड़खानी करे, और हाइड्स, छुपा दे, द इफेक्ट कॉज्ड बाय अनदर जीन और जीन पेयर एट अनदर लोकस। एक जीन जो अपना असर शो कर रही है, वो जीन और जीन पेयर छेड़खानी करे और छुपा दे दूसरे जीन के असर को, जो कि दूसरा जीन और जीन पेयर दूसरे लोकस पे पड़ा हुआ है। सच अ फिनोमिना ऑफ जीन इंटरेक्शन इज कॉल्ड एपिस्टेसिस। इसको बोलते हैं एपिस्टेसिस। इस एपिस्टेसिस को डोमिनेंस रिलेशनशिप से कंफ्यूज नहीं करना। और डोमिनेंस रिलेशनशिप क्या था? उसमें यह था कि एक ही क्रोमोसोम था, एक ही होमोलोगस क्रोमोसोम था। उस होमोलोगस पेयर के ऊपर, फॉर एग्जांपल ये फर्स्ट क्रोमोसोम है, इस फर्स्ट क्रोमोसोम पे कैपिटल आर जो है ना वो राउंडनेस के लिए थी और स्मॉल आर रिंकलनेस के लिए थी। ये मेंडल्स लॉ ऑफ सेग्रीगेशन की बात अगर हम कर रहे हैं, तो कैपिटल आर डोमिनेंट थी और स्मॉल आर रिसेसिव थी, और कैपिटल आर स्मॉल आर के असर को छुपा रही थी। जो सीड्स होते थे वो राउंड होते थे सारे के सारे हेटेरोजाइगस कंडीशन में। ऐसा ही है। अब ये दोनों का दोनों जो ये एक क्रोमोसोम है, ये कौन सा है? ये क्रोमोसोम नंबर 1 है, होमोलोगस क्रोमोसोम नंबर 1 है। ठीक है, और उसमें सेम लोकस पर, जिस लोकस पर ये कैपिटल आर पड़ी है, उसी लोकस पर सामने ये स्मॉल आर पड़ी है, और इस कैपिटल आर ने इस आर के असर को छुपा दिया। जब ये हुआ तो जो सीड आया वो राउंड आया। ठीक है, इसका मतलब एक ही क्रोमोसोम के जो सामने जीन पेयर पड़ा हुआ था, पूरा ये जीन पेयर पड़ा था, इसकी दो एलील्स थी, इनमें से एक जीन ने दूसरे के असर को छुपा दिया। कैपिटल आर ने अपना असर शो किया, राउंड ने स्मॉल आर का असर छुपा दिया, लेकिन ये दोनों जीन्स थी एक ही लोकस के ऊपर। तो ये जो दोनों का दरमियान आपस में जीन इंटरेक्शन हुई है, ये जो दोनों का आपस में जीन रिलेशनशिप हुआ है, दिस टाइप ऑफ डोमिनेंस रिलेशनशिप इज कॉल्ड कंप्लीट डोमिनेंस। ठीक है, लेकिन अब अगर ये एक जीन है क्रोमोसोम नंबर 1 के ऊपर और एक जीन है फॉर एग्जांपल क्रोमोसोम नंबर 10 के ऊपर, और क्रोमोसोम नंबर 10 पे किसी और लोकस पर यहां पे करके फॉर एग्जांपल एक जीन पड़ी है जिसका नाम है जीन एच, अगर ये वाली जीन आर इस जीन एच के असर को छुपा दे और इस जीन को काम ना करने दे, ये जीन एक क्रोमोसोम के एक लोकस पे थी, ये जीन दूसरे क्रोमोसोम के किसी और लोकस के ऊपर थी, लेकिन इस जीन का और जीन का आपस में कोई ताल्लुक बनता है नहीं। लेकिन अगर ये जीन इस जीन के असर को छुपा दे या काम ना करने दे इस जीन को, तो इस फिनोमिने को, इस कंडीशन को, इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? एपिस्टेसिस। क्या बोलेंगे? एपिस्टेसिस। डोमिनेंस का समझ में आ गया? डोमिनेंस तो एक ही क्रोमोसोम के एक ही जीन लोकस के ऊपर जो दोनों अलील्स पड़ी हैं उनका आपस में रिलेशनशिप था। लेकिन अब एपिस्टेसिस में क्या है कि एक जीन एक लोकस पर है और दूसरी जीन जिसके साथ वो छेड़खानी कर रही है वो दूसरे लोकस पर है। वो एक क्रोमोसोम के भी दूसरे लोकस पे हो सकती है। डोमिनेंस के लिए तो आमने सामने होना है ना, चाहे कंप्लीट हो, चाहे इनकम्प्लीट हो, चाहे को डोमिनेंस हो, दोनों अलील्स ने आमने सामने होना है, उसी लोकस के ऊपर, उसी क्रोमोसोम के ऊपर, सेम लोकस के ऊपर होना है। लेकिन एपिस्टेसिस में क्या है कि एक ही क्रोमोसोम की एक जीन एक लोकस पर और वो इसी क्रोमोसोम की दूसरी जीन को असरअंदाज हो सकती है दूसरे लोकस के ऊपर, या फिर डिफरेंट क्रोमोसोम्स हो और डिफरेंट लोकस हो और एक जीन दूसरे जीन के असर के ऊपर असरअंदाज हो रही हो तो इसको बोलेंगे एपिस्टेसिस। इसकी एग्जांपल जो है ना वो डिटेल में मैं समझाऊंगा, वो बॉम्बे फिनोटाइप है उसकी एग्जांपल, वो मैं आपको समझाता हूं। पहले डेफिनेशन याद कर लें और डेफिनेशन समझ लें। दिस इज एन इफेक्ट कॉज्ड बाय, एक ऐसा असर जो कि आया है किसकी वजह से? बाय जीन और जीन पेयर। जीन, ये दोनों जीन पेयर है, एक जीन को मिला कहेंगे तो जीन, और दोनों को मिलाएंगे तो जीन पेयर। एन इफेक्ट कॉज्ड बाय जीन और जीन पेयर इंटरफेयर्स विद, काम में टांग अड़ाएगा, उसके साथ छेड़खानी करेगा, उसके असर को
खराब कर देगा, उसके असर के इफेक्ट के साथ थोड़ी सी कह लो कि अगर राउंड आना चाहिए था या रिंकल्ड आना चाहिए था, कोई नई चीज आ गई, ठीक है, तो इंटरफेयर कर दिया उसने उसके रिजल्ट के साथ, इंटरफेयर करेगा विद और हाइड्स द इफेक्ट, या फिर दूसरे जीन के असर को ही छुपा देगा। हाइड्स द इफेक्ट कॉज्ड बाय अनदर जीन और जीन पेयर, दूसरे जीन का जो असर था, इफेक्ट था, उसको छुपा देगा। हाइड्स द इफेक्ट, असर को छुपा देगा। किसको, किसके असर को छुपा देगा? कॉज्ड बाय अनदर जीन और जीन पेयर, यानी ये जीन का इफेक्ट दूसरी जीन के इफेक्ट के असर को छुपा देगा। ये जीन कहां पे थी? एक लोकस पर, और ये कहां पे थी? एट अनदर लोकस, ये किसी और लोकस के ऊपर थी, सेम लोकस के ऊपर नहीं थी। सच अ फिनोमेना और सच अ रिलेशनशिप और सच अ जीन इंटरेक्शन इज कॉल्ड एपिस्टेसिस, ठीक है। सच अ फिनोमेना ऑफ जीन इंटरेक्शन इज कॉल्ड एपिस्टेसिस। दोनों जीन्स आपस में एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रही है ना, तो दिस टाइप ऑफ रिलेशनशिप इज कॉल्ड एपिस्टेसिस, ठीक है। व्हेन एन इफेक्ट कॉज्ड बाय अ जीन और जीन पेयर इंटरफेयर्स विद और हाइड्स द इफेक्ट कॉज्ड बाय अनदर जीन और जीन पेयर एट अनदर लोकस, सच अ फिनोमेना ऑफ जीन इंटरेक्शन इज कॉल्ड एपिस्टेसिस। इसको डोमिनेंस के साथ कंफ्यूज नहीं करना, क्योंकि डोमिनेंस में एक ही जीन होती है, उसकी दो एलील्स होती हैं और वो सेम लोकस के ऊपर होती हैं, जो कि आपस में दोनों इंटरेक्ट कर रही होती हैं, लेकिन इसमें एपिस्टेसिस में ऐसा नहीं। एपिस्टेसिस को समझने के लिए आपको एग्जांपल समझनी पड़ेगी, बॉम्बे फिनोटाइप। बॉम्बे फिनोटाइप क्या है मैं समझाता हूं, लेकिन पहले ये बात देखो कि मैंने आप लोगों को इस तरीके से एक्सप्लेन किया था कि जो एक आरबीसी है, इस आरबीसी के ऊपर एंटीजन अटैच होती है। मैंने आप लोगों को इस तरह समझाया था कि जो आरबीसी है, एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम की बात कर रहे हैं, तो मैंने बताया था कि अगर जो सा एंटीजन आरबीसी के ऊपर लगा होगा वो वाला ब्लड ग्रुप होगा। अगर आरबीसी के ऊपर ए एंटीजन लगी हुई है तो ब्लड ग्रुप ए, आरबीसी के ऊपर बी एंटीजन लगी हुई तो ब्लड ग्रुप बी, अगर ए एंटीजन भी लगी हुई है, बी एंटीजन भी लगी हुई है आरबीसी के ऊपर तो ब्लड ग्रुप ए बी, और अगर कोई भी एंटीजन नहीं लगी हुई आरबीसी के ऊपर तो ब्लड ग्रुप ओ, ए और बी दोनों नहीं लगी हुई तो ओ, ठीक है ना। ये मैंने आपको समझाया था। अब ये समझो कि जो ये एंटीजन को इस आरबीसी के सरफेस के ऊपर अटैच करना है ना, तो ये एंटीजन ऐसे ही तो नहीं ना आरबीसी के सरफेस के ऊपर अटैच हो जाएगी। समझो कि ये एंटीजन है, उसकी एक डंडी है, इस डंडी के जरिए इसने आरबीसी ने इस सरफेस के ऊपर अटैच होना है, लेकिन इस डंडी को इस आरबीसी के सरफेस के साथ अटैच करने के लिए ये एक ब्लैक कलर की चीज चाहिए। इस ब्लैक कलर की चीज का नाम है सब्सटेंस, इस सब्सटेंस का नाम है सब्सटेंस एच। क्या नाम है? ये ब्लैक कलर की एक चीज है जिसने इस ए एंटीजन को और बी एंटीजन को आरबीसी की सरफेस पर अटैच करना है। ये जो ब्लैक कलर की चीज है ये है एक सब्सटेंस एच। ये सब्सटेंस एच क्या करता है कि एक बंदा है उसके अंदर अगर ए बी ब्लड ग्रुप है तो उसके पास उसका जीनोटाइप होगी आई ए आई बी, कैपिटल आई ए आई बी। आई ए एंटीजन बनवाएगी और आई बी बी एंटीजन बनाएगी, एंटीजन बन गई। अब एंटीजन बनने के बाद आगे आरबीसी के ऊपर लगनी भी है। सिर्फ एंटीजन बनना जरूरी नहीं है, बल्कि आरबीसी के सरफेस के ऊपर एंटीजन का लगना भी जरूरी है। तो आरबीसी के सरफेस के ऊपर एंटीजन ए को और बी को लगाने के लिए बहुत सारी चीजें चाहिए। उनमें से एक चीज जो कि आरबीसी के सरफेस के ऊपर होगी और वो एंटीजन ए को अपने साथ अटैच करवाएगी, वो जिसका लगेगी एंटीजन, उस चीज का नाम है सब्सटेंस एच। क्या नाम है? सब्सटेंस एच। क्या नाम है? सब्सटेंस एच। सही है। अब फॉर एग्जांपल अगर मुझे ये बताओ कि अगर ये आरबीसी है एक बंदे का, ये आरबीसी है, फॉर एग्जांपल मैंने बनाया, अब ये आरबीसी है और इस बंदे के पास ये सब्सटेंस एच नहीं है, इसका जो जीनोटाइप है वो आई ए आई बी है, ठीक है। तो ये ए एंटीजन और बी एंटीजन दोनों बनाएगा, लेकिन क्या ये ए एंटीजन और बी एंटीजन इस आरबीसी के साथ लग पाएंगी? क्यों नहीं लग पाएंगी? क्योंकि यहां पर सब्सटेंस एच ही नहीं है। इस सब्सटेंस एच ने इस ए एंटीजन की डंडी को आरबीसी के साथ अटैच करना था। जब सब्सटेंस एच ही नहीं है तो ये ए एंटीजन और बी एंटीजन बन तो रही हैं, लेकिन ये प्लाज्मा में भी पड़ी हुई है, आरबीसी की सरफेस पर अटैच नहीं हो रही। तो जब एंटीजन आरबीसी की सरफेस के ऊपर अटैच नहीं होगी तो उस एंटीजन का मतलब यह है कि आरबीसी के ऊपर कोई एंटीजन नहीं लगी हुई इस टाइम। और जब आरबीसी के ऊपर कोई एंटीजन नहीं लगी होती तो इसका मतलब ब्लड ग्रुप कौन सा होता है? ओ। हालांकि इस बंदे की जीनोटाइप क्या है? आई ए आई बी, लेकिन आरबीसी के ऊपर कोई एंटीजन अटैच नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही आरबीसी के ऊपर एंटीजन अटैच? क्योंकि यहां पर आरबीसी के ऊपर एंटीजन अटैच करने के लिए एक सब्सटेंस चाहिए था जिसका नाम है सब्सटेंस एच। वो सब्सटेंस एच नहीं बना। क्यों नहीं बना? अब देखो, ये तो हमें पता है कि जो एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम है उसका जो लोकस है वो है क्रोमोसोम नंबर 9 के ऊपर। क्रोमोसोम नंबर 9 के ऊपर एक जीन है जो कि सिंगल पॉलीमॉर्फिक जीन है, जीन आई। उस जीन आई की 3 टाइप्स हैं, आई ए, आई बी और स्मॉल आई, ठीक है। और अगर हम आई ए और आई बी को देखें, दोनों आपस में कोडोमिनेंट है और स्मॉल आई इज रिसेसिव टू बोथ, ऐसे ही है ना। अब ये जीन आई थी जो कि क्रोमोसोम नंबर 9 के ऊपर है। जीन आई ने आई ए बनाया, इस और यहाँ आई ए और आई बी दो इसकी एलील्स थी, आई ए ने एंटीजन बनाया, आई बी ने बी एंटीजन बनाया। अब ये ए और बी एंटीजन लग जाएंगी आरबीसी के ऊपर आके, लेकिन इनको लगने के लिए एक और सब्सटेंस चाहिए, जो सब्सटेंस का नाम है सब्सटेंस एच। अब वो जो सब्सटेंस एच है वो एक और जीन बनाती है। वो जीन कहां पे है? वो जीन, उस जीन का नाम क्या है? उस जीन का नाम है एच। क्योंकि सब्सटेंस एच है तो हमने नाम प्यार से रख दिया जीन एच।
जीन एच कहां पे है, उसका लोकस है, उस कौन से लोकस पे है, लोकस एच, उस लोकस का नाम रख दिया लोकस एच। सब्सटेंस एच को बनाने के लिए एक जीन है जिसका नाम है जीन एच। जीन एच कहां पे है, क्रोमोसोम नंबर 19 के ऊपर। कहां पे है, क्रोमोसोम नंबर 19 के ऊपर है। किस लोकस पर है, लोकस एच के ऊपर है। अब कहां क्रोमोसोम नंबर 9, कहां क्रोमोसोम नंबर 19। लेकिन देखो अगर समझो कि अगर ये जो जीन है जीन एच जो कि लोकस एच के ऊपर है और क्रोमोसोम नंबर 19 के ऊपर है, अब जो ये जीन एच है ना, इसकी दो फॉर्म्स है, एक है कैपिटल एच, एक है स्मॉल एच। दो एलील्स हैं इसकी, एक कैपिटल एच, एक स्मॉल एच। कैपिटल एच कहती है कि सब्सटेंस एच, ये ब्लैक वाला बनाओ। कैपिटल एच अलील कहती है कि सब्सटेंस एच बनाओ। स्मॉल एच कहती है कि सब्सटेंस एच ना बनाओ। कैपिटल एच कहती है सब्सटेंस एच बनाओ और स्मॉल एच कहती है कि कैपिटल एच, स्मॉल एच कहती है कि एच सब्सटेंस ना बनाओ। तो अगर किसी बंदे का जीनोटाइप ये हुआ कैपिटल एच, तो कैपिटल एच कहती थी सब्सटेंस एच बनाओ, ये भी कह रही सब्सटेंस एच बनाओ, तो सब्सटेंस एच बनेगा और एंटीजेंस अटैच हो जाएंगे आरबीसी की सरफेस के साथ। वेरी गुड। अगर किसी का ये जीनोटाइप था कैपिटल एच स्मॉल एच, तो कैपिटल एच ने कहा सब्सटेंस एच बनाओ, स्मॉल एच ने कहा ना बनाओ, लेकिन कैपिटल डोमिनेंट थी स्मॉल के ऊपर, तो कैपिटल ने कहा सब्सटेंस एच बनाओ, सब्सटेंस एच बना और एंटीजन अटैच हो गई आरबीसी सरफेस के ऊपर। वेरी गुड। लेकिन अगर किसी का जीनोटाइप ये हुआ स्मॉल एच, ठीक है, क्रोमोसोम नंबर 19 के ऊपर जो जीन थी एच लोकस के ऊपर, अगर उसमें उस होमोलोगस क्रोमोसोम पे इधर भी स्मॉल एच आ गई, इधर भी स्मॉल एच आ गई, अब ये बन गया होमोजाइगस रिसेसिव। स्मॉल एच कह रही है ना बनाओ सब्सटेंस एच, ये भी कह रही है ना बनाओ सब्सटेंस एच, तो दोनों कह रही है सब्सटेंस एच ना बनाओ, तो सब्सटेंस एच नहीं बनेगा। तो जब सब्सटेंस एच नहीं बनेगा तो क्या एंटीजेंस आरबीसी की सरफेस के ऊपर अटैच हो पाएंगी, नहीं हो पाएंगी। अब ये जीन है जो कि एच जीन है, ये जीन इस जीन आई जो आई ए और आई बी जीन आई है, इनके असर को भी नहीं होने दे रही, इनके काम को भी नहीं नजर आने दे रही। क्यों, इन्होंने आई ए और आई बी ने एंटीजन ए और बी बनानी थी और वो ए और बी एंटीजन लगनी थी जाके आरबीसी की सरफेस के ऊपर। ये कहती है कि मैं सब्सटेंस एच नहीं बनाऊंगी, तुम लग के दिखाओ आरबीसी के ऊपर कैसे लगोगी। एंटीजन ए और बी तुम कैसे लगोगी, जब मैं सब्सटेंस एच ही नहीं बनाऊंगी तो तुम कैसे लगोगी आरबीसी के सरफेस के ऊपर, तो नहीं लग सकती। यानी ये वाली जीन इस जीन आई के असर को भी नहीं होने दे रही, इस जीन आई के भी काम को नहीं होने दे रही, इसके भी काम में रुकावट डाल रही है। ये जीन किसी क्रोमोसोम के ऊपर पड़ी है, क्रोमोसोम 19 के ऊपर, एक लोकस के ऊपर। जीन आई क्रोमोसोम 9 के ऊपर पड़ी है किसी और लोकस के ऊपर। एक जीन किसी लोकस पे किसी क्रोमोसोम पे है, दूसरी जीन किसी और क्रोमोसोम पे किसी और लोकस पे है, वो दोनों आपस में इंटरफेयर कर रही है दूसरे के काम के साथ। यहां पर जीन एच इंटरफेयर कर रही है जीन आई के काम के साथ और इसके असर को छुपा रही है, हाइड कर रही है इसके काम को। तो इस फिनोमेना को हम बोलेंगे एपिस्टेसिस। और इस एपिस्टेसिस को एक्सप्लेन करने के लिए जो हमने एग्जांपल दी है दैट इज कॉल्ड बॉम्बे फिनोटाइप। समझ में आ रही है बात। अब बॉम्बे फिनोटाइप क्या है मैं बताता हूं, ये देखो दोबारा से कि अब देखो हुआ क्या हुआ, ये कि आई ए आई बी दोनों अलील्स थी, ये इस तरह से एंटीजन इसके पास लगनी चाहिए थी और इसका ब्लड ग्रुप होना चाहिए था ए बी। आरबीसी के दोनों एंटीजन होंगी तो हम उसको चेक करेंगे, ब्लड ग्रुप पता चल जाएगा कि इसका ब्लड ग्रुप क्या है, ए बी। लेकिन हुआ क्या, हुआ ये कि इसके आरबीसी के साथ एंटीजन ए भी बनी, एंटीजन बी भी बनी, इन दोनों ने अपना काम किया लेकिन काम नजर नहीं आ रहा। क्यों नहीं काम नजर आ रहा, क्योंकि ए एंटीजन और बी एंटीजन आरबीसी की सरफेस से अटैच नहीं हो सकी। क्यों नहीं हो सकी, क्योंकि इनको अटैच करने के लिए क्या चाहिए था, सब्सटेंस एच चाहिए था। तो जीन एच ही जब खराब होगी या जीन एच ये वाली होगी रिसेसिव वाली, इन्होंने सब्सटेंस एच बनने नहीं दिया। जब इन्होंने सब्सटेंस एच बनने नहीं दिया तो वो जाके एंटीजन आरबीसी की सरफेस के ऊपर लगी नहीं, बल्कि एंटीजन ऐसे ही गिर गई नीचे। तो आरबीसी क्या हो गया, नंगा। आरबीसी के ऊपर कोई एंटीजन नहीं अटैच हुई। जब आरबीसी के ऊपर कोई एंटीजन नहीं लगी होती तो ब्लड ग्रुप को क्या कहते हैं, ओ। यानी इस बंदे का ब्लड ग्रुप क्या हो गया, ओ। ब्लड ग्रुप क्या हो गया, ओ। फिनोटिपिकली तो ब्लड ग्रुप हो गया ना, आरबीसी के ऊपर तो कोई एंटीजन नहीं है, ठीक है। तो इसका ब्लड ग्रुप क्या हो गया, फिनोटिपिकली इसका ब्लड ग्रुप ओ हो गया। लेकिन इस बंदे के पास जीनोटाइप क्या थी, जीनोटाइप तो उसके पास ये थी आई ए आई बी। जीनोटिपिकली तो ये आई ए आई बी था, जीनोटिपिकली तो इसके पास इसकी फिनोटाइप होनी चाहिए थी ए बी, ब्लड ग्रुप होना चाहिए था इसका। लेकिन इसका ब्लड ग्रुप ए बी होने के बजाय कौन सा हो गया, ओ। तो इस तरह का जो पहला केस था आज से पहले डिस्कवर हुआ, वो सबसे पहले इंडिया में डिस्कवर हुआ, बॉम्बे के अंदर, क्योंकि ये मुंबई का पुराना नाम है, बॉम्बे था पुराना नाम मुंबई का। तो बॉम्बे का सबसे पहला ये पहला केस डिस्कवर हुआ कि ये जब देखा गया कि एक बंदा है उसका ब्लड ग्रुप ओ है, लेकिन उसके अंदर जो जीनोटाइप है वो तो आई ए आई बी है, लेकिन उसका ब्लड ग्रुप ओ की तरह से रिएक्ट कर रहा है, ओ की तरह से बिहेव कर रहा है। और वो ओ की तरह से भी बिहेव नहीं करता, और तरीके से बिहेव करता हूं, बताता हूं आपको किस तरीके से। तो फिर इस फिनोटाइप का नाम रखा गया बॉम्बे फिनोटाइप। क्या नाम रखा गया, बॉम्बे फिनोटाइप। और जब इस फिनोमेना को पढ़ा गया तो पता चला कि एक जीन जो कि क्रोमोसोम नंबर 19 के ऊपर है, जीन एच लोकस के ऊपर है, वो इंटरफेयर कर रही है, हाइड कर रही है इफेक्ट को, जो कि जीन आई के इफेक्ट को हाइड कर रही है, जो कि क्रोमोसोम नंबर 9 के ऊपर है, एबीओ लोकस के ऊपर। तो इस फिनोमेना का नाम रखा गया एपिस्टेसिस, और इसको एक्सप्लेन करने के लिए जो एग्जांपल दी गई दैट वाज बॉम्बे फिनोटाइप।
अब ये जीन एच करती क्या है, ये सब्सटेंस एच बनाती है, कैपिटल एच जो जीन है वो सब्सटेंस एच बनाती है, वो जाके लग जाता है, उसकी वजह से एंटीजन आरबीसी के साथ अटैच हो जाता है। ये तो बात आसान है, लेकिन इसको थोड़ा सा जरा डिटेल में अगर डिस्कस करें, इतना बुक में लिखा है, थोड़ा सा इसको और डिस्कस करें तो क्या है, वो ये है कि जो ये जीन एच है ना, ये जीन एच क्या करती है, ये जीन एच एक ऐसा एंजाइम प्रोड्यूस करती है, जो एंजाइम क्या करता है, इट चेंजेस अ प्रीकर्सर सब्सटेंस टू सब्सटेंस एच, जो कि एक प्रीकर्सर सब्सटेंस को सब्सटेंस एच में कन्वर्ट करता है। प्रीकर्सर क्या होता है? प्रीकर्सर एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो कि पहले वाला सब्सटेंस होता है, जिसके बाद फाइनल फॉर्म वाली चीज बन जानी है। किसी भी चीज की जो पहले वाली फॉर्म है, पहले वाली हालत है, जो कि भी इनकम्प्लीट हालत है, जो मेच्योर हालत नहीं है, नॉन फंक्शनल हालत है, उसे बोलते हैं प्रीकर्सर। फॉर एग्जांपल, अगर मामा ने, अभी रमजान आ रहा आगे अगले महीने, मामा ने अगर पकौड़े बनाने हैं इफ्तारी में, तो मामा क्या करेंगी, पहले बेसन लेंगी, उसको पानी में घोलेंगी, प्याज काट के डालेंगी, उसमें पालक डालेंगी और सब कुछ डालेंगी, नमक मिर्चें सारा कुछ डाल के पूरा मसाला तैयार करेंगी, आलू डालेंगी, ये सारा कुछ डाल के जो ये मसाला तैयार कर लिया, अब इसको तेल गर्म करके उसके अंदर रखना है और ऐसे करके डालना है, और साथ ही वो पकौड़ा शूं करके तैयार हो जाना है। तो जो ये सारा मसाला तैयार किया है ना पकौड़ों का, दिस इज प्रीकर्सर ऑफ पकौड़ास। ये क्या है, इसका प्रीकर्सर। जैसे ही आप उसको, वो आपका सारा सारा तैयार हुआ है, बस अब आपने डालना है और पकौड़ा तैयार हो जाना है। तो प्रीकर्सर एक ऐसी चीज है जो कि अभी पिछली फॉर्म में हालत है, इसको बाद में कन्वर्ट करके हम फंक्शनल हालत में और मेच्योर हालत में ले आएंगे। सही। इसी तरीके से जीन एच क्या करती है, एक एंजाइम प्रोड्यूस करती है, जो कि एक सब्सटेंस पड़ा होता है, उसको फाइनल फॉर्म में कन्वर्ट कर देती है सब्सटेंस एच में। कैसे? एक हमारे पास यहां पर जो आरबीसी है ना, इस आरबीसी की सरफेस के ऊपर एक ग्लाइकोप्रोटीन मॉलिक्यूल पड़ा होता है। क्या होता है? ग्लाइकोप्रोटीन मॉलिक्यूल। इनके अपने अपने नाम है, इन सबके, ग्लाइकोप्रोटीन का अपना नाम है, ये सब्सटेंस के भी अपने नाम है, इनके बड़े बड़े केमिकल फार्मूलाज हैं, इनके जीन के बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स नाम है, पैटर्न, लेकिन वो चूंकि सेकेंड ईयर लेवल तक अभी इतने खास जरूरी, एंट्रेटस लेवल पे भी जरूरी नहीं है, इसलिए मैं उसको छेड़ नहीं रहा। ठीक है। तो एक ग्लाइकोप्रोटीन मॉलिक्यूल है जो कि एक प्रीकर्सर ग्लाइकोप्रोटीन मॉलिक्यूल है। अगर आप इस ग्लाइकोप्रोटीन मॉलिक्यूल के ऊपर शुगर ऐड कर दो, एक कार्बोहाइड्रेट ऐड कर दो, तो इसके ऊपर जब आप कार्बोहाइड्रेट शुगर ऐड करेंगे इस ग्लाइकोप्रोटीन के ऊपर, प्रीकर्सर ग्लाइकोप्रोटीन मॉलिक्यूल के ऊपर जब हम शुगर ऐड करेंगे, तो ये ग्लाइकोप्रोटीन सब्सटेंस एच में कन्वर्ट हो जाएगी, फंक्शनल सब्सटेंस एच में कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये जीन एच और ये इसकी कैपिटल एच अलील क्या करती है, ये एक ऐसा एंजाइम प्रोड्यूस करती है विच इंसर्ट्स अ शुगर ऑन टू अ प्रीकर्सर ग्लाइकोप्रोटीन, जो कि ग्लाइकोप्रोटीन मॉलिक्यूल के ऊपर, प्रीकर्सर मॉलिक्यूल के ऊपर एक शुगर ऐड कर देती है। जैसे ही वो इस प्रीकर्सर मॉलिक्यूल के ऊपर हम शुगर ऐड करेंगे, तो ये ग्लाइकोप्रोटीन मॉलिक्यूल उसमें कन्वर्ट हो जाएगा सब्सटेंस एच में, और जैसे सब्सटेंस एच लगेगा, ये ब्लैक वाला तो एंटीजन ए जाके अटैच हो जाएगी। चाहे ए एंटीजन ने लगना हो, चाहे बी ने लगना हो, चाहे खाली ए, सारी ए हो, सारी बी हो, कोई भी एंटीजन हो जिसने आरबीसी के साथ लगना है, ए बी में से, दोनों में से, उनको लगाने के लिए आरबीसी की सरफेस का सब्सटेंस एच चाहिए। अगर सब्सटेंस एच नहीं होगा तो ए और बी एंटीजन बनेगी तो सही, लेकिन वो प्लाज्मा में पड़ी रहेंगी, ब्लड में घिरी रहेंगी, आरबीसी के साथ अटैच नहीं होंगी। आरबीसी के साथ अटैच करने के लिए सब्सटेंस एच चाहिए। सब्सटेंस एच कौन बना रहा है? क्रोमोसोम 19 के ऊपर मौजूद जीन एच बना रही है। क्रोमोसोम 19 कहां है, जीन एच कहां है, उसका लोकस कहां है? क्रोमोसोम नंबर 9 कहां है, एबीओ लोकस कहां है? क्रोमोसोम नंबर 19 पे मौजूद जीन इंटरफेयर कर रही है, हाइड कर रही है इफेक्ट को, जो कि क्रोमोसोम नंबर 9 के ऊपर मौजूद एबीओ लोकस के ऊपर आई जीन का इफेक्ट है। तो ये जो फिनोमेना है, दिस इज एपिस्टेसिस। अब एपिस्टेसिस समझ में आ गया? When an effect caused by a gene or gene pair interferes with or hides the effect caused by another gene or gene pair at another locus, such a phenomena है। जीन जो इंटरेक्शन हुई है, दोनों आपस में जीन्स की जो इंटरेक्शन हुई है, दिस इज एपिस्टेसिस। और इसकी एग्जांपल का नाम हमने रख दिया बॉम्बे फिनोटाइप, क्योंकि जो सबसे पहले एक नई चीज थी ना, एक नई चीज थी भाई, बंदे का ब्लड ग्रुप का जो जीनोटाइप है वो IA/IB है, उसके अम्मी अबू में से कोई भी ओ वाला ब्लड ग्रुप वाला नहीं है, दोनों AB वाले, फॉर एग्जाम्पल दोनों अम्मी अबू AB वाले थे, बच्चा वो कैसे आ गया? पॉसिबल ही नहीं है कि बच्चा वो आ जाए, है ना? तो बच्चा वो कैसे आ गया, ये इसकी पॉसिबल को एक्सप्लेनेशन नहीं मिल रही थी, समझ नहीं आई, तो फिर चेक किया गया, जब बाद में देखा गया तो वो बंदे को बॉम्बे फिनोटाइप का नाम दिया गया इसको, इससे पहले ये बॉम्बे में डिस्कवर हुआ था फिनोटाइप। ठीक है। इसी से रिलेटेड एक जो है ना वो एक्टिविटी यहाँ पर समझ आ गई ना, कि आरबीसी के साथ एंटीजन अटैच नहीं होगी अगर सब्सटेंस एच नहीं होगा। सब्सटेंस एच कैसे बनेगा? एक प्रीकर्सर ग्लाइकोप्रोटीन मॉलिक्यूल है, उसके ऊपर अगर आप शुगर ऐड करोगे तो वो मेच्योर सब्सटेंस एच में कन्वर्ट हो जाएगा। इसको ऐड कराने के लिए क्या चाहिए? एंजाइम। उस एंजाइम को किसने बनाना है? जीन एच ने। जब जीन एच ये वाली हो, या ये वाला जीनोटाइप हो, या ये वाला जीनोटाइप हो, तो जीन एच सही काम करेगी और एंजाइम बनेगा, और जो है ना सब्सटेंस एच भी बनेगा। लेकिन अगर ये वाली जीनोटाइप हुई, अब नहीं बनेगा सब्सटेंस एच, अब नहीं बनेगा सब्सटेंस एच, तो फिर वो लगेगा नहीं और इस तरीके से पड़ा रहेगा। ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पे क्या लिखा है कि बॉम्बे फिनोटाइप है, ये सारी मैंने बता दी। चेंजेस ऑफ प्रीकर्सर सब्सटेंस एच, इंसर्ट शुगर इनटू द प्रीकर्सर, ये बता दिया। आरबीसीज लैक द साइट ऑफ अटैचमेंट ऑफ एंटीजन। आरबीसी क्या होगा? आरबीसी के ऊपर वो जगह जहां पर एंटीजन ने लगना है, वो साइट ही उसके पास नहीं होगी, वो जगह ही नहीं बन सकेगी, क्योंकि सब्सटेंस एच ने वो जगह बनानी थी जहां के ऊपर एंटीजन आके आरबीसी की सरफेस के ऊपर लगनी थी। तो आरबीसी के ऊपर वो जगह ही नहीं है जहां पर एंटीजन आके लग सके। एंटीजन ए एंड बी कैन नॉट एडहेयर टू द सरफेस ऑफ द आरबीसी।
आरबीसी की सरफेस के साथ एंटीजन ए और बी लग ही नहीं सकेंगी, चिपक नहीं सकेंगी या ढेर नहीं हो सकेंगी। क्यों नहीं लग सकेंगी? क्योंकि एंटीजन ए और बी को आरबीसी की सरफेस के साथ सब्सटेंस एच ने लगाना था। जब सब्सटेंस एच ही नहीं है तो ए और बी एंटीजन कैसे लगेंगी आके आरबीसी की सरफेस के ऊपर? पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो वो अडेयर नहीं कर सकेंगी, बल्कि क्या करेंगी, दे फॉल डाउन, वो गिर जाएंगी इनटू प्लाज्मा, प्लाज्मा में पड़ी रहेंगी। तो जो इस तरह का बंदा होगा, दे आर फिनोटिपिकली ओ, वो ओ ब्लड ग्रुप वाला है, क्योंकि इस आरबीसी के ऊपर कोई एंटीजन है नहीं। तो जब आरबीसी के ऊपर कोई एंटीजन नहीं होती तो ब्लड ग्रुप क्या होता है? ओ। तो फिनोटिपिकली ब्लड ग्रुप क्या है? ओ। लेकिन जीनोटाइप क्या है? ए बी। जीनोटाइप मैटर नहीं करती, फिनोटाइप मैटर करती है। आरबीसी का जब रिएक्शन होना है, देखो ना, एक बंदा है, उसने एंटीबॉडीज आ गई, अब आरबीसी के ऊपर एंटीजन ही नहीं है, एंड ए और बी एंटीजन प्लाज्मा में है, तो आरबीसी के ऊपर नहीं है, तो कोई टेंशन है? कोई टेंशन नहीं, वो जाके तोड़ेगी? नहीं तोड़ेगी। लेकिन इसका मतलब कि इसकी ब्लड ट्रांसफ्यूजन किस तरह से करते हैं, मैं बताता हूं आपको कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन किस तरह से करनी है। लेकिन देखो कि इसमें एक एक्टिविटी दी हुई है बुक में कि एक बच्चा है, जो बच्चा सेकेंडरी का बच्चा था, आप लोगों की तरह का एक बच्चा था, उसको पता था कि मेरा ब्लड ग्रुप ना ओ है। तो उसको ये भी पता था कि मेरे अब्बू जो है ना, फादर, वो ए ब्लड ग्रुप वाले हैं, और जो मदर है वो ए बी ब्लड ग्रुप वाली है। तो वो ये हैरान हो रहा है कि मुझे तो सर ने जीनोटिपिक कॉम्बिनेशन रिलेशनशिप पढ़ाया है, तो मेरा ब्लड ग्रुप ओ कैसे हो सकता है? तो देखो, उसका ब्लड ग्रुप ओ हो सकता है। फादर का ब्लड ग्रुप है ए, अगर फादर का ब्लड ग्रुप ए है तो फादर के पास ये होगा, या फिर दूसरा करते हैं, पहले मदर ले ले, मदर होगी आई ए आई बी। ठीक है, तो बच्चे का ब्लड ग्रुप या तो ए हो सकता है ना, या फिर बच्चे का ब्लड ग्रुप हो सकता है, इसमें आई ए आ जाए, इसमें से आई बी आ जाए, या फिर बच्चे का ब्लड ग्रुप हो सकता है ए बी। ठीक है ना। और अगर ये कंसिडर कर लेंगे, फादर जो है ना वो ये वाला था, ए स्मॉल आई वाला, और मदर ये थी, मदर तो ए बी ही है, तो या तो ये बन सकता है आई ए ब्लड ग्रुप आ सकता है ए। ठीक है, ये आ गया ब्लड ग्रुप ए, सही है। या फिर ये आ सकता है कि स्मॉल आई और कैपिटल ए मिल जाए, आई ए स्मॉल आई, तो ब्लड ग्रुप क्या होगा? फिर भी ए। और अगर आई ए और बी मिल जाए तो ब्लड ग्रुप होगा ए बी। आई ए और आई बी मिल जाए तो ब्लड ग्रुप क्या होगा? ए बी। और अगर आई स्मॉल आई और आई बी मिल जाए तो ब्लड ग्रुप होगा बी। इसका मतलब यह है कि ब्लड ग्रुप उसका ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, ए बी भी हो सकता है, ओ नहीं हो सकता। इसका मतलब यह है कि इस बच्चे का ब्लड ग्रुप, जो कि सेकेंडरी वाला बच्चा है, इसका ब्लड ग्रुप ओ नहीं हो सकता, लेकिन उसका ब्लड ग्रुप ओ है। तो इसका मतलब क्या हुआ फिर? इसका मतलब हुआ कि बॉम्बे फिनोटाइप हुआ। इसका मतलब हुआ कि इसका मतलब ये हुआ कि उसके पास जीन सही आई हैं, लेकिन लगी नहीं है, क्योंकि सब्सटेंस एच नहीं बना। सही। अब वो किस तरह से हो गया? वो इस तरह से हो गया, देखो, अगर ये मैं समझा देता हूँ, ये बुक में नहीं लिखा हुआ, लेकिन समझ लो, ये अच्छी अच्छी बात है, ये आना चाहिए। वो ये कि मैं ना आपको ये समझा देता हूँ कि ये फॉर ये मिटा दिया मैंने। ये था जो मदर फादर था ना, फॉर फादर था, ये फादर की कैपिटल एच, ये वाली जीनोटाइप थी, सब्सटेंस एच की, जीन एच की बात कर रहा हूँ, क्रोमोसोम 19 के ऊपर। ये तो जो था वो तो था ही, और मदर भी यही थी। फॉर एग्जाम्पल दोनों हेट्रोजाइगस थे। ठीक है, तो अगर ये दोनों नॉर्मल थे, क्योंकि दोनों के पास एक कैपिटल एच है ना, दोनों नॉर्मल थे, दोनों का ब्लड ग्रुप सही था, इसका मदर का ये भी था, फादर का ये था, दोनों सही था। लेकिन अगर मदर भी ये हो और फादर भी ये हो, और दोनों से स्मॉल एच आ जाए, ये वाली क्रोमोसोम 19 के ऊपर जो इसकी जीनोटाइप बने, वो बने ये वाली स्मॉल एच। तो अब ये सब्सटेंस एच बनाएगा नहीं। तो जब ये सब्सटेंस एच नहीं बनाएगा, तो ये जो एंटीजन आई है, अब फादर और मदर, ये फादर ए था, फॉर ये वाला था, या फिर मदर जो है ना वो ए भी थी, ये फादर ये वाला था, मदर ए भी थी, तो जो भी एलील्स आई हैं, जो भी आया, ये आए, ये आए, ये आई है, कोई भी आए, लेकिन क्या ये एंटीजन जाके लग सकेंगी आरबीसी की सरफेस के ऊपर? क्योंकि इसके पास सब्सटेंस एच इसने बनाना ही नहीं लग सकेंगी। तो इसका जो फिनोटाइप है इस बच्चे का, वो क्या होगा? ओ। इसका ब्लड ग्रुप क्या होगा? ओ। ठीक है, समझ में आ गई बात? अब चूंकि ये ओ ब्लड ग्रुप वाला है, तो फिर ब्लड ट्रांसफ्यूजन किस तरह से करेंगे? उसमें यह है कि देखो, अगर इसका जो जीनोटाइप है वो है आई ए आई बी, तो इसने एंटीजन ए भी बनाई है और एंटीजन बी भी बनाई है, लेकिन एंटीजन ए और बी जाके आरबीसी के ऊपर तो नहीं ना लगी। तो जो आरबीसी के ऊपर लगती तो फिर उसके खिलाफ एंटीबॉडीज बनाना बनती। लेकिन अब बॉडी को थोड़ी पता है कि इसके पास एंटीजन ए और बी है कि नहीं है, क्योंकि आरबीसी के ऊपर तो लगी नहीं। तो अगर आरबीसी के ऊपर नहीं लगी एंटीजन ए और एंटीजन बी, तो बॉडी क्या करेगी? बॉडी एंटी ए एंटीबॉडीज भी बना लेगी और एंटी बी एंटीबॉडीज भी बना लेगी। ठीक है, जिस तरह ओ ब्लड ग्रुप के पास होता है, एंटी ए एंटीबॉडीज बना लेगी और एंटी बी एंटीबॉडीज बना लेगी। इस तरह ओ ब्लड ग्रुप के पास नॉर्मली होता है, ओ ब्लड ग्रुप के पास एंटी ए और एंटी बी दोनों एंटीबॉडीज होती हैं। इसके पास अगर ये एंटी ए और एंटी बी एंटीबॉडीज हैं, तो इसको तो फिर हम ए तो नहीं लगा सकते ब्लड ग्रुप, इसको हम बी भी नहीं लगा सकते, इसको ए बी भी नहीं लगा सकते, इसको ओ लगा सकते हैं, ओ को ओ लगा सकते हैं, लेकिन इसको हम ओ भी नहीं लगा सकते। ठीक है,
और ओ ब्लड ग्रुप वाला सबको दे सकता है, ब्लड यूनिवर्सल डोनर होता है। ओ वाला ए को भी दे देता है, बी को भी देता है स्मॉल अमाउंट्स में, ए बी को भी दे देता है, ओ को भी दे देता है। तो क्या ये दे दें हम? नहीं देना। इसका मतलब ये है कि जो ये बॉम्बे फिनोटाइप वाला ओ ब्लड ग्रुप है ना इसको कोई और ब्लड ग्रुप देना है, ना ये ब्लड ग्रुप किसी और को देना है। तो फिर क्या करना है? बॉम्बे फिनोटाइप वाले का ब्लड बॉम्बे फिनोटाइप वाले को ही लगा सकते हैं बस। अगर इस बंदे को ब्लड ट्रांसफ्यूजन करनी है तो फिर आपको बॉम्बे फिनोटाइप वाला ही एक और ब्लड ग्रुप ढूंढना पड़ेगा, अगर आप चाहते हो रिएक्शन से बचना। वो क्यों? वो इसलिए कि जिस बंदे का ब्लड ग्रुप बॉम्बे फिनोटाइप वाला है ना, उसके पास ये वाली जीनोटाइप है। तो जब इसके पास ये वाली जीनोटाइप है, उसने सब्सटेंस एच बनाया नहीं। जब इसके ब्लड में ये इसका फिनोटाइप हो गया ओ, तो जब इसके ब्लड में सब्सटेंस एच नहीं ना बना, तो ये उस सब्सटेंस एच के खिलाफ भी एंटी एच एंटीबॉडीज बना लेगा। ये क्या करेगा? उस सब्सटेंस एच को समझ लो, वो भी एक एंटीजन समझ लो, उसके खिलाफ एंटी एच एंटीबॉडीज बना लेगा। ठीक है। अब जो भी नॉर्मल ब्लड ग्रुप है, ए वाला, ए बी वाला, ए वाला, ए बी वाला, बी वाला, कोई भी नॉर्मल ब्लड ग्रुप है, वो नॉर्मल ब्लड ग्रुप इसलिए है क्योंकि वो ए ब्लड ग्रुप इसलिए है क्योंकि ए एंटीजन आरबीसी के साथ लगी हुई है, बी ब्लड ग्रुप इसलिए है क्योंकि बी एंटीजन आरबीसी के साथ लगी हुई है, ए बी ब्लड ग्रुप इसलिए है क्योंकि ए एंटीजन और बी एंटीजन दोनों आरबीसी के साथ लगी हुई है। अब जो भी ए एंटीजन या बी एंटीजन आरबीसी के साथ लगी हुई है, तो बीच में कौन है? सब्सटेंस एच। तो इसके पास एंटी एच एंटीबॉडीज हैं उस सब्सटेंस एच के खिलाफ। तो ये वाला ब्लड किसी भी ब्लड ग्रुप को लगाएंगे तो इसके पास एंटी एच एंटीबॉडीज हैं सब्सटेंस एच के खिलाफ, हो जाकर उसके ब्लड ग्रुप को तोड़ना शुरू कर देंगे। सही है। और कोई भी ब्लड इसको लगाते हैं, फॉर एग्जांपल अगर ओ वाला ब्लड ग्रुप इसको लगा दे, इसका ब्लड ग्रुप ओ है, इसको भी ओ वाला लगा दें, तो ओ के पास ए एंटीजन थी नहीं, इसके पास भी नहीं थी, ओ के पास बी एंटीजन थी नहीं, इसके पास भी नहीं थी, उसके पास भी एंटी एंटीबॉडीज थी, एंटी बी एंटीबॉडीज, इसके पास भी एंटी एंटीबॉडीज। ठीक है, तो लगा सकते हैं, हाँ लगा सकते हैं, लेकिन क्या होगा कि उसके पास सब्सटेंस एच ओ के पास होगा फिर भी, बेशक ओ के सरफेस के ऊपर ए एंटीजन और बी एंटीजन ही लगी हुई, लेकिन उसके पास सब्सटेंस एच होगा नॉर्मल वाले ओ के पास। नॉर्मल वाले ओ वाले बंदे के पास भी आरबीसी की सरफेस के ऊपर सब्सटेंस एच लगा होगा। ठीक है। तो अब जब हम इसको नॉर्मल वाला ब्लड ग्रुप देंगे तो उसके पास सब्सटेंस एच है, इसके पास एंटी एच एंटीबॉडीज हैं, उसको तोड़ देगा। तो इसलिए आपने क्या करना है, बॉम्बे फिनोटाइप कैन ओनली बी गिवन टू अ बॉम्बे फिनोटाइप ब्लड ग्रुप। आपने इसकी ब्लड ट्रांसफ्यूजन के चक्रों में इसलिए नहीं पढ़ना क्योंकि ये वाला ब्लड ग्रुप सिर्फ इसी को देना आपने। ठीक है, ये नहीं सोचना कि यार इसके पास एंटी एंटी बी एंटीबॉडीज हैं और इसके पास एंटीजन नहीं है तो इसके पास ये तो कौन सा देंगे कौन सा देंगे। बॉम्बे को बॉम्बे ही देना है और बॉम्बे को बॉम्बे से ही लेना है, सिर्फ दोनों आपस में ही कर सकते हैं एक्सचेंज, कोई नहीं दूसरा नहीं दे सकता। क्योंकि जो ओ वाला भी अगर हम ब्लड ग्रुप लगाते हैं, फॉर एग्जाम्पल नॉर्मल वाला भी, तो नॉर्मल वाले के ऊपर सर ओ वाला जो ब्लड ग्रुप है उसके ऊपर तो एंटी ए और एंटी बी एंटीजन दोनों ही नहीं है, हाँ नहीं है, लेकिन उसके पास सब्सटेंस एच तो लगा हुआ है ना। उसके पास जो ओ ब्लड ग्रुप वाला नॉर्मल वाला बंदा है, उसके पास ये वाली जीन थी ना, उसने बनाया है, उसने बनाया सब्सटेंस एच, उसने सब्सटेंस एच लगाया हुआ है। वो अलग बात है कि उसके पास ये वाली में आई है और ये नहीं थी, उसके पास ये वाली थी, ये वाली जीनोटाइप थी, तो उसने एंटीजन ही कोई नहीं लगाई, लेकिन सब्सटेंस एच तो बना हुआ है, इंतजार में है कि आओ मेरे साथ एंटीजन लग जाओ। लेकिन एंटीजन लगी नहीं रही क्योंकि जीन ये वाली थी, तो एंटीजन कोई बनी नहीं, तो वो किस तरह लगती जाके, लेकिन सब्सटेंस एच तो है ना इसके पास। तो अगर बॉम्बे फिनोटाइप वाला ओ है, उसके पास एंटी एच एंटीबॉडीज है, अगर हम उसको नॉर्मल वाला ओ लगाएंगे तो सब्सटेंस एच तो उसके पास है ना, वो एंटी एच और सब्सटेंस एच आपस में रिएक्ट कर जाएगा। समझ में आ रही है बात? तो इसलिए ये और ये एक्टिविटी भी समझ में आ गई आपको कि बच्चा जो है ना, बच्चा वो नहीं हो सकता, अगर बच्चा वो है उसका मतलब बच्चा बॉम्बे फिनोटाइप है। ठीक हो गया। एक केस अभी तक मैंने भी अपनी जिंदगी में देखा हुआ, तो मुझे उसने कहा कि जी मेरे पेरेंट्स ये हैं और मदर ये हैं, तो मैं बड़ा परेशान हुआ, मैंने कहा ऐसा हो नहीं सकता, लेकिन ब्लड ग्रुप को लैब से टेस्ट कराया, फिर भी वही था ब्लड ग्रुप, तो पता चला इसको बॉम्बे फिनोटाइप है। ठीक है, तो बॉम्बे फिनोटाइप वाले लोगों को बड़ा कॉन्शियस होना पड़ेगा कि अगर कभी इनको ब्लड ट्रांसफ्यूजन चाहिए होगी तो बड़ा रोला पड़ जाएगा फिर। ठीक है, जो नेक्स्ट हमारा फिनोमेना है, जो नेक्स्ट मैकेनिज्म है, वो है प्लियोट्रॉपी। इस प्लियोट्रॉपी में क्या हुआ था? अच्छा, एपिस्टेसिस को आपने डोमिनेंस रिलेशनशिप से डिफरेंशिएट करके पढ़ लिया कि एपिस्टेसिस में और डोमिनेंस में क्या फर्क है। एपिस्टेसिस दो डिफरेंट जीन्स, दो डिफरेंट लोकाई पे पड़ी हुई है, दो डिफरेंट क्रोमोसोम्स के ऊपर, उनका आपस में इंटरेक्शन और रिलेशनशिप है। डोमिनेंस एक ही क्रोमोसोम के ऊपर एक ही जीन की दो अलील्स जो कि एक ही लोकस के ऊपर पड़ी है, उनका आपस में इंटरेक्शन और रिलेशनशिप है। अब तीसरा ये भी याद रखना है कि एपिस्टेसिस में और प्लियोट्रॉपी में क्या फर्क है। एपिस्टेसिस तो हो गया, दो डिफरेंट जीन्स थी। अब प्लियोट्रॉपी में क्या है? एक ही जीन है, एक ही जीन है, वो एक ही जीन काम ज्यादा कर रही है। एक से ज्यादा एक जीन होता है ना, एक जीन होता है, जिस तरह सीड शेप की एक जीन थी, कैपिटल आर, और सीड कलर की दूसरी जीन थी, फॉर एग्जांपल वाई, ठीक है, और टॉलनेस की एक और जीन थी टी, ठीक है। तो उसका मतलब एक जीन है ना, वो एक ट्रेड को कंट्रोल कर रही है। लेकिन अगर एक जीन एक से ज्यादा ट्रेड्स को कंट्रोल कर रही हो, फिर अगर एक जीन, सिंगल जीन एक से ज्यादा, दो या दो से ज्यादा ट्रेड्स को इफेक्ट कर रही हो, तो दिस फिनोमेना इज कॉल्ड प्लियोट्रोपी।
दिस मैकेनिज्म और दिस प्रोसेस कॉल्ड प्लियोट्रॉपी। प्लियो वर्ड निकला पोली से ही, पोली की बहन है प्लियो, ठीक है। प्लियोमॉर्फिक एक दफा बुटिया के बारे में बात की थी। प्लियो मींस मैनी, ठीक है। तो प्लियोट्रॉपी का मतलब क्या है? व्हेन अ सिंगल जीन इफेक्ट्स टू और मोर ट्रेट्स, एक जीन एक ही ट्रेट को कंट्रोल करती है मोस्टली, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि जीन एक ही है लेकिन वो एक ही जीन दो या दो से ज्यादा ट्रेट्स के ऊपर भी असरअंदाज हो रही है, ठीक है। जिस तरीके से इंसान के अंदर जो ग्रोथ को कराने वाली जीन है ना, ग्रोथ के लिए जो जीन है, वो इंसान की हाइट के ऊपर भी असरअंदाज होती है और इंसान के वेट के ऊपर भी असरअंदाज होती है। ऑब्वियसली बात, देखो जब ग्रोथ होनी है तो यहाँ तो ऊपर ग्रोथ होनी है, प्राइमरी ग्रोथ हाइट में इजाफा होना है या फिर वेट में इजाफा होना है, मोटापा में इजाफा होना है, दोनों ही चीजें ग्रोथ के साथ तो रिलेटेड है ना। तो जो जीन की ग्रोथ की जीन है ना, वो हाइट को भी असरअंदाज हो रही है और वेट को भी असरअंदाज हो रही है इंसान के। तो इसको हम क्या बोलेंगे? प्लियोट्रॉपी। व्हेन अ सिंगल जीन, एक ही जीन है, इफेक्ट्स टू और मोर ट्रेट्स, दो या दो से ज्यादा ट्रेट्स को, फिनोटाइप्स को इफेक्ट करेगी, दिस फिनोमिना इज कॉल्ड प्लियोट्रॉपी। प्लियोट्रॉपी इज अ कंडीशन व्हेन अ सिंगल जीन इफेक्ट्स टू और मोर ट्रेट्स, दो से ज्यादा कैरेक्टरिस्टिक्स कंट्रोल करेगी, दिस फिनोमिना इज कॉल्ड प्लियोट्रॉपी। सच अ जीन, और इस जीन को जो दो से ज्यादा ट्रेट्स को इफेक्ट कर रही होगी, सच अ जीन विद मल्टीपल फिनोटिपिक इफेक्ट्स, ऐसी जीन जिसके बहुत ज्यादा सारी डिफरेंट टाइप्स हैं, डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, डिफरेंट फिनोटिपिक इफेक्ट्स हैं, इस जीन को क्या बोलेंगे? प्लियोट्रॉपिक जीन। फिनोमिने को बोलेंगे प्लियोट्रॉपी और इस जीन को क्या बोलेंगे? प्लियोट्रॉपिक, ठीक है। When a single gene affects two or more traits, the phenomena is called pleiotropy, and such a gene with multiple phenotypic effects is called pleiotropic. इसकी तीन एग्जांपल्स बुक में दी हुई हैं, बारी बारी डिस्कस कर लेते हैं। एक तो मैंने इंसान की बताई कि जो जीन इंसानों में ग्रोथ रेट को कंट्रोल करती है, इंसानों में वो हमारी हाइट को और वेट को दोनों को कंट्रोल करती है, तो आसान हो गया। दूसरी एग्जांपल देखो क्या है। व्हाइट, मैंने आपको बताया था जो ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर हमारी कॉमन हाउस फ्लाई है, उसमें दो तरह की आंखें थी, रेड और व्हाइट। और जब रेड और व्हाइट का क्रॉस कराया तो जो हेट्रोजाइगस आया वो ओवर डोमिनेंस में निकल गया, उसकी जो आईज थी वो और ब्राइट रेड आई, ठीक है। तो जो व्हाइट आइड है, ये ड्रोसोफिला है, उसमें क्या होगा? जीनोटाइप्स WW, क्योंकि जो नॉर्मल थी रेड वाली उसका था W+W+, ठीक है। और जो ओवर डोमिनेंस आई थी वो था W+W। तो जो रिसेसिव थी व्हाइट वाली वो क्या थी? WW। व्हाइट आई कलर्ड जीन आल्सो इफेक्ट्स द शेप ऑफ स्पर्म स्टोरिंग ऑर्गन, द स्पर्मेथिका। मैंने आपको बताया था कि जो ये हनी बीज हैं और जो ये मक्खियां हैं और जो इंसेक्ट्स हैं, इनमें क्या होता है कि मेल अपने स्पर्म्स को फीमेल की बॉडी में इंसर्ट कर देता है। फीमेल की बॉडी में एक पाउच होती है जिस पाउच को बोलते हैं स्पर्मेथिका। वो स्पर्मेथिका के अंदर स्पर्म्स को स्टोर करती है फीमेल, और स्पर्मेथिका के मुंह को वॉल्व से बंद होता है, वो खोलती है, वो उसमें से स्पर्म्स निकलते हैं, एग को फर्टिलाइज करते हैं, फिर बंद कर देती है, फिर स्पर्म्स निकलते हैं, एग को फर्टिलाइज करते हैं, फिर बंद। तो इस तरीके से स्पर्म्स को स्टोर करने के लिए एक सैक है, उसको बोलते हैं स्पर्मेथिका। जो रेड कलर्ड आइड है ना, आईज है वाली जो फीमेल्स हैं उनकी, और जो व्हाइट कलर वाली आईज वाली फीमेल है, उन दोनों की स्पर्मेथिका की शेप में डिफरेंस है। तो इसका मतलब ये देखा गया कि क्या मतलब, इसका मतलब ये कि जो व्हाइट कलर की आई वाली जो जीन है वो भी इसका मतलब स्पर्मेथिका की शेप को भी कंट्रोल कर रही है। हाँ, तो जो व्हाइट कलर आई जीन है, जो W स्मॉल w है, आल्सो इफेक्ट्स द शेप ऑफ स्पर्म स्टोरिंग ऑर्गन, दैट इज स्पर्मेथिका इन द ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर। ठीक हो गया। दूसरा मैंने आपको इंसानों का बताया। तीसरा, ये इंपॉर्टेंट है और ये जरा थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है, इसको देख लेना। जो बिल्लियां है ना, बिल्लियां व्हाइट कलर की कैट्स आपने देखी होंगी, व्हाइट कलर की जो बिल्लियां हैं जो कि बहुत ही खूबसूरत लगती है, प्योर व्हाइट, बिल्कुल कोई स्पॉट नहीं है, कोई कलर नहीं है, ठीक है, प्योर व्हाइट। अक्सर तो व्हाइट होती हैं तो फिर उनकी आंखें भी नीली होती हैं, बिल्कुल ब्लू आईज होती हैं और बड़ी खूबसूरत लगती हैं। कहते हैं जी बिल्ली, अक्सर किसी लड़की, इंसानों में किसी का कलर अगर इस तरह की हो ना तो कहते हैं बिल्ली आंखें हैं इसकी, है ना। तो वो जो है ना व्हाइट कलर की है जो कैट्स हैं, जो व्हाइट कलर की कैट्स हैं जिनके ऊपर कोई पिगमेंट नहीं है, कोई कलर नहीं है, दे आर आल्सो डेफ, वो बहरी हैं, वो सुन नहीं सकती। 100% ऐसा नहीं है, 100% ऐसा नहीं है। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि बाद में कि क्या चक्कर है, लेकिन समझो कि चक्कर क्या है। चक्कर ये है कि ना कैट्स में ना एक जीन है जिसका नाम है जीन W। ये डोमिनेंट एलील है। अगर पूरा जीन पेयर लिखें तो यहाँ तो ये होगा कैपिटल कैपिटल कैपिटल, यहाँ ये होगा कैपिटल, ये स्मॉल w, या फिर ये होगा स्मॉल स्मॉल। जो स्मॉल, ये जो है ना कैपिटल W, कैपिटल W कहती है, कैपिटल W व्हाइट से, कैपिटल W कहती है कि मेरा स्किन कलर व्हाइट करो और मेरे अंदर कोई पिगमेंट ना बनाओ। जो पिगमेंट प्रोड्यूसिंग सेल्स होते हैं ना हमारी बॉडी में, उन सेल्स का नाम है मिलेनोसाइट्स। क्या नाम है सेल्स का? उन सेल्स का नाम है मिलेनोसाइट्स। ये बात मैंने शायद पहले भी बताई होगी, मैं नहीं बताई तो अब सुन ले। मिलेनोसाइट्स एक खास कलर का पिगमेंट प्रोड्यूस करते हैं, इस पिगमेंट का नाम है मेलानिन। क्या नाम है पिगमेंट का? मेलानिन। मेलानिन, तो नाम से जाहिर हो रहा है मैल कैसी होती है? गंदी, ब्लैक कलर की, डार्क ब्राउन। तो ये डार्क ब्राउनिश कलर का पिगमेंट है, इसका नाम है मेलानिन। हमारे स्किन में भी मेलानोसाइट्स हैं जो कि पिगमेंट प्रोड्यूस कर रहे होते हैं मेलानिन। जिसकी स्किन में जितना ज्यादा मेलानिन प्रोड्यूस होगा उसका रंग उतना ज्यादा काला होगा। ओहो, अच्छा सर ये कहानी थी। हाँ,
ये कहानी है। फेयर एंड लवली फायदा ब्यूटी क्रीम 223190 क्या कर रही है, वो मेलानिन प्रोडक्शन को डिक्रीज कराना चाह रही है, मेलानोसाइट से मेलानिन प्रोडक्शन को कम करना चाह रही है, ठीक है। जो डब्ल्यू कैपिटल डब्ल्यू वाली है ना, डोमिनेंट है स्मॉल डब्ल्यू के ऊपर, कैपिटल डब्ल्यू कहती है कि मेलानोसाइट्स सही से ना बने और मेलानोसाइट्स पिगमेंट प्रोड्यूस ना करें, मेलानिन पिगमेंट प्रोड्यूस ना करें, और जो कलर है फर का बिल्ली का वो क्या हो जाएगा, व्हाइट, प्योर व्हाइट। अगर कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू होगा फिर भी कैपिटल डब्ल्यू उसके ऊपर डोमिनेट हो जाएगी, और ये कहती है कि मेलानिन ना बनाओ, मेलानोसाइट्स ना बनाओ, और कलर क्या कर दो, फर का व्हाइट। लेकिन चक्कर ये है कि जो कैपिटल डब्ल्यू मेलानोसाइट्स बनाती है और मेलानिन नहीं बनता और ये कलर स्किन का प्योर व्हाइट हो जाता है, तो वो बिल्लियां देर आल्सो डेफ, उनमें डेफनेस भी हो जाती है। एक ही जीन है, दो ट्रेड्स को कंट्रोल कर रही है, हेयरिंग और स्किन कलर। स्किन कलर व्हाइट होगा तो बिल्ली गई डेफ, ठीक है। इतना भी आसान नहीं है, मैं समझाता हूं, ठीक है। तो कैपिटल डब्ल्यू कैपिटल डब्ल्यू कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू, ये मेलानोसाइट्स नहीं बनेंगे, मेलानिन नहीं बनेगा, बिल्ली डेफ होगी, सही। जो नॉर्मल बिल्लियां हैं वो होमोजाइगस रिसेसिव वाली है, छोटी डब्ल्यू छोटी डब्ल्यू, ये वाली होमोजाइगस रिसेसिव है, ये इनमें सही है, इनमें नॉर्मल पिगमेंट्स प्रोड्यूस होगा, दे आर नॉर्मल पिगमेंटेड कैट्स, इनके मेलानोसाइट्स बिल्कुल सही फंक्शनल होंगे, ये पिगमेंट बनाएंगे, मेलानिन बनाएंगे, फर में कलर बनेगा, जो भी कोई काला बिल्ला नीला पीला हरा जो भी जो सा भी कलर डालना है वो कलर वो उनमें होगा, मेलानोसाइट पिगमेंट बनाएंगे, फर पिगमेंटेड होगी। अब चक्कर क्या, चक्कर ये है कि जो हमारा इनर ईयर है ना, उस इनर ईयर के अंदर कुछ सेल्स हैं कॉक्लिया के अंदर, जिन कॉक्लिया के सेल्स को बोलते हैं हेयर सेल्स। इन सेल्स को क्या बोलते हैं, हेयर सेल्स। ये हेयर सेल्स में क्या होता है, इन हेयर सेल्स में ये होता है कि इन हेयर सेल्स में ना यहाँ पर ऊपर छोटे 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 से ना सीलिया लगे होते हैं। क्या लगे होते हैं, ब्रश लाइक सीलिया लगे होते हैं। अभी जो हेयर सेल्स है ना, ये हेयर सेल्स के सीलिया बड़े इंपॉर्टेंट है। हमने जब 10th क्लास में ईयर पढ़ा था, हमने पढ़ा था कि साउंड वेव्स आकर टकराती हैं ईयर ड्रम को, ईयर ड्रम से मैलियस, मैलियस से इनकस, इनकस से स्टेपिस, स्टेपिस से ओवल विंडो, ओवल विंडो से कॉक्लिया, कॉक्लिया में फ्लूइड हिलता है, फिर साउंड रिसेप्टर स्टिमुलेट होते हैं, फिर कॉक्लियर नर्व से मैसेज ऊपर जाता है ब्रेन तक, ठीक है। तो वो जो अंदर कॉक्लिया में सेल्स पड़े हुए हैं ना, इन सेल्स का नाम है हेयर सेल्स, इसलिए क्योंकि इनके ऊपर छोटी छोटी सीलियां हैं, इनको इसलिए बाल कह दिया, हेयर सेल्स कह दिया। अब होता यह है कि जो ये नॉर्मल डब्ल्यू वाला स्मॉल डब्ल्यू है ना, इसमें होमोजाइगस रिसेसिव नॉर्मल बनता है ये, वो तो इनमें हेयर सेल्स भी इस तरह नॉर्मल बनते हैं, और वो हेयर सेल्स जो इनर ईयर में बनते हैं वो साउंड प्रोड्यूस करने में हेल्प करते हैं। लेकिन जो ये कैपिटल डब्ल्यू है ना, ये वाली कैपिटल डब्ल्यू, ये कहती है कि मेलानिन ना बनाओ, मेलानोसाइट्स ना बनाओ। जब ये डब्ल्यू दूसरा क्या इफेक्ट करती है कि जो ये हेयर सेल्स है ना, ये हेयर सेल्स नहीं सही बनते, उन हेयर सेल्स के ऊपर सीलिया नहीं सही बनते। जब इन हेयर सेल्स के ऊपर सीलिया सही नहीं बनते तो वो जो साउंड की वाइब्रेशंस है वो वाइब्रेट नहीं कर पाती सही तरीके से, और साउंड आगे कंडक्ट नहीं हो पाती नर्व्स में, और बिल्लियों को सुनाई नहीं देता। तो ये इफेक्ट आता है कि एक ही जीन है, जीन डब्ल्यू या अलील डब्ल्यू, जो कि स्किन के कलर को भी कंट्रोल कर रही है, फर के कलर को भी कंट्रोल कर रही है, और हेयरिंग के इफेक्ट को भी कंट्रोल कर रही है। तो सारी जो जितनी चिट्टी बिल्लियां होंगी सारी बहरी होंगी नहीं। ऑलमोस्ट 11 to 20% ऑफ द कैट्स जो कि वाइट हैं, लेकिन उनकी आंखें नीली नहीं है, आंखें उनकी या तो ग्रीन है या ब्राउन है या ब्लैक है, जो भी कलर की है। इसका मतलब आईज में पिगमेंट बना है, आईज में कलर बना है। अगर आईज में कलर ना बने आइरिस में, तो फिर वो ब्लू हो जाता है, ठीक है। तो पिगमेंट इसका मतलब उसमें बना है, आइरिस में नहीं, आइरिस में पिगमेंट बना है, बाकी स्किन में कलर पिगमेंट नहीं बना। इस तरह की सिर्फ 20% कैट्स डेफ होंगी, बाकी 80% को नॉर्मल सुनाई देता होगा। लेकिन अगर एक कैट है जो कि पूरी व्हाइट है और उसकी एक आंख नीली है और एक आंख ब्राउन है या किसी और कलर की है, ऐसा भी होता है, हाँ ऐसा भी होता है, फिर ऑलमोस्ट 40% चांस है कि बिल्ली बहरी हो। और अगर बिल्ली जो है वो व्हाइट है और उसकी दोनों आईज भी ब्लू हैं, फिर 80% चांस है कि कैट व्हाइट, जो व्हाइट कैट है ये डेफ होगी, इसको सुनाई नहीं देता होगा। तो इसका मतलब ये है कि ये एक ही जीन दो ट्रेड्स को कंट्रोल कर रही है, एक हेयरिंग को और एक स्किन कलर को। तो ये बात समझ में आ गई आपको कि ये जो कैपिटल डब्ल्यू है ना, ये मेलानिन मेलानोसाइट्स को सही तरीके से काम नहीं करने देती, मेलानिन नहीं बनने देती, और जो स्मॉल डब्ल्यू है ना वो सही से करने देती है, होमोजाइगस है, वो बनाती है नॉर्मल पिगमेंट, ये नॉर्मल पिगमेंट बनाती है, वो हेयर सेल्स के ऊपर सीलिया भी सही से बनाती है, सब कुछ ओके होता है। लेकिन जब डब्ल्यू कैपिटल होगा तो मेलानोसाइट्स नहीं काम करेंगे, तो हेयर सेल्स भी सही नहीं बनेंगे, तो ये बिल्ली को नजर भी नहीं आएगा, और फर भी प्योर व्हाइट। तो हमें प्योर व्हाइट बिल्लियां बड़ी पसंद आती हैं, देखने में कलर बड़ा अट्रैक्टिव करता है, लेकिन ये कि वो देखना है कि वो सुनाई भी दे रहा है उनको कि नहीं। 20% को तो फिर भी सुनाई देता है ना। तो हो सकता है कि बच्चा कहे नहीं सर में वो बिल्ली है वो सुनती है वो वाइट करके, भाई 20% को फिर भी सुनाई दे रहा है, लेकिन मोस्टली जो है ना वो डेफ होंगी, ठीक है। तो इतना ही। नेक्स्ट जो है ना वो हमारे पास कॉन्टिन्यूसली वेरिंग ट्रेड्स हैं, वो वीट का कलर के एग्जाम्पल हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।